इतिहास में अपनी आज 5वीं क्लास है और कल हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को देखा था। आज हम उसके विस्तार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होता क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ओबीडिएंट का अर्थ क्या होता है? ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी। और इसी में डिस लग जाए तो क्या मतलब होता है? जो आज्ञा नहीं माने, जो आज्ञा नहीं माने उसी को क्या बोलते हैं? डिसओबीडिएंट। डिसओबीडिएंट। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और डिसऑनेस्ट हो जाता है तो बेईमान। ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार नहीं है। इसी प्रकार से ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, और उसी में डिस लग जाए तो आज्ञा नहीं मानने वाला। तो अगर कहीं भी किसी के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन किया जाए तो इसे ही बोलते हैं डिसओबीडिएंट, अवज्ञा। क्या बोलते हैं? अवज्ञा। तो गांधी जी ने किस कानून का उल्लंघन किया जिस कारण से इसका नाम सविनय अवज्ञा पड़ा? तो गांधी जी उस समय नमक कानून का विरोध कर रहे थे। किसका? नमक कानून। नमक कानून। चूंकि अंग्रेज भारत में आए थे और भारत जो निचला हिस्सा है जिसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, ये वाला, यहाँ इधर से घिरा हुआ है अरब सागर से, नीचे है हिंद महासागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। समुद्र से सटा हुआ है भारत। अब इसमें क्या है, अंग्रेज क्या करते थे, इसी समुद्र में से पानी को लेकर उसमें से नमक बनाते थे। यहीं के समुद्र से नमक बनाते थे और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाते थे, काफ़ी हाई अमाउंट में उसका टैक्स कर लगाकर उसे बेचा करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि जब यहीं के समुद्र से आप नमक बना रहे हैं तो इतना हाई टैक्स क्यों रहता है नमक पे? नमक पे टैक्स या कर कम होना चाहिए। इस कारण से उन्होंने कहा कि नमक कानून को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और गांधी जी ने कानून का विरोध किया जिस कारण से इसका नाम पड़ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके थे कि 7 कारण क्या क्या थे जो विफल होते गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ मूव कर गया। लेकिन जो अगर सबसे तत्कालिक कारण पूछा जाए कि क्या ऐसा हो गया कि गांधी ने सडनली स्टार्ट कर दिया इस आंदोलन को, तो वहीं गांधी जी की 11 सूत्री मांग। लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी, जिसे इरविन सुनने तो दूर उनसे मिलने से भी क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से होती है। डांडी, गुजरात में एक जगह है डांडी। अपने साबरमती आश्रम से गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ, कितने सहयोगी? 78। जब गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले तो केवल और केवल 78 लोग उनके पीछे थे इस आंदोलन के अंदर, और उन्होंने कहा था कि हम चलेंगे यहाँ से समुद्र के तट पर और वहाँ जाके क्या बनाएंगे? नमक बना के, खुद से नमक बनाएंगे और अंग्रेजों के कानून का विरोध करेंगे। गांधी जी स्टार्ट करते हैं अपनी पद यात्रा को 12 मार्च से। कब? 12 मार्च से। 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से गांधी जी अपनी पद यात्रा को शुरू करते हैं। 24 दिन, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो जिसमें 24 दिन जोड़ेगा बेटा तो कितना दिन हो जाएगा? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1930 जोड़ लो, 12 के बाद 24 दिन जोड़ो, 6 अप्रैल आ जाएगा। तो ये सब 12 के ही गुणा में है, देख रहा है ना? 12 दूनी 24, उसका आधा 6। तो याद रखना 12 मार्च से मार्च चालू होता है। गांधी डांडी मार्च, क्या नाम दे रहे हैं? डांडी मार्च। मार्च से मार्च याद रखना। और कितने तारीख से? 12। कितना दिन? 24। कितना दिन? 24। कितना तारीख हो जाता है? 6 अप्रैल। गांधी जी 5 अप्रैल को पहुंच गए थे समुद्र के किनारे। 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर और अंग्रेजों के नमक कानून का क्या किया? विरोध किया। अंग्रेजों के नमक कानून का क्या किया? विरोध किया। विरोध किया। ठीक है, अब पहले तो इसके स्टार्टिंग को लिख लेते हैं। 250 जो मील था गांधी उस समय चले थे। कितना? 250 मील। 250 मील। क्लियर है? तो पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इस आंदोलन के प्रसार को लिखेंगे कि किस प्रकार से कहां कहां से इस आंदोलन में किस किस लोगों ने नेतृत्व किया।
फिर हम बिहार में भी देखेंगे, क्योंकि हमारा बिहार बोर्ड का सिलेबस है, तो बिहार में भी देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से लोग इसमें साथ दे रहे थे। तो अभी इरेज करके फिर इसको लिखते हैं। चलिए, तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो चलता है 1930 से 32 के करीब तक। तो ठीक से देखो, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को मैंने चर्चा कर लिया था, उसमें कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, आज हम इसके विस्तार को लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा का अर्थ था अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया नमक कानून का विरोध करना। चूँकि गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक यहीं के समुद्र से उत्पन्न होता है, जिस पर इतना ज़्यादा कर का मतलब होता है बेटा टैक्स, नहीं लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ नीचे विजिबल है, देखो तो इसी में स्टार्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट, इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से होती है। बोर्ड इरेज कर देते हैं, फिर इसको आगे लिखते हैं। साइलेंस। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दांडी मार्च अपना छोटा सा हेडिंग रहेगा इसके अंदर। नमक कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, अनुयायियों का मतलब होता है बेटा सहयोगी, ठीक है, सहयोगी के साथ कहाँ से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से 12 मार्च, कितना तारीख को, 1900 को दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। यह पैदल मार्च था। मार्च का मतलब होता है ना चलना, मार्च का मतलब क्या होता है, साथ साथ चलना। यह पैदल मार्च था जो 24 दिनों में 250 मील चलकर दांडी 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। ठीक है,
इरेज करके फिर इसके आगे लिखते हैं। हालांकि गांधी जी 5 अप्रैल को ही दांडी पहुंच गए थे, दांडी नौसारी जिला गुजरात में स्थित था और 6 अप्रैल को समुद्र से नमक बनाकर इस आंदोलन का या इस आंदोलन की शुरुआत की है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार होता है भारत के अन्य स्थानों पे। ये तो गुजरात की बात हो गई। कहाँ की बात है? गुजरात के। सभी पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, पूरे भारत में। तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आंदोलन के विस्तार के बारे में जानते हैं। नमक सत्याग्रह का नाम से जाना जाने लगा, पता है क्यों? क्योंकि अब ये किस में टर्न हो गया था? नमक सत्याग्रह में। तो नमक सत्याग्रह का विस्तार, किस प्रकार से भारत में इसका विस्तार होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी का अर्थ होता है चक्रवर्ती, जैसे मिथुन चक्रवर्ती नहीं है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्टार्ट करिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये तमिलनाडु कहाँ है? भारत का सबसे अंतिम छोर क्या कहलाता है भाई? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक स्थान है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य। जैसे गांधी जी कैसे साबरमती से दांडी, देखा था ना, साबरमती से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? दांडी पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से सी राजगोपालाचारी गांधी जी को फॉलो करते हैं और अपने यहाँ तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से शुरू करते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? वेदारण्य। इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने नमक सत्याग्रह का क्या किया? प्रसार किया। दूसरा में देखेंगे केरल। केरल, केरल में एक जगह है मालाबार तट। मालाबार, केरल बेटा पश्चिमी घाट पर्वत है, उसी में पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो केरल के मालाबार तट पे एक व्यक्ति थे के केलप्पन। के केलप्पन। इन्होंने कालीकट से पोथानूर तो देखिए, जिस प्रकार से गांधी जी ने साबरमती आश्रम से कहां तक मार्च किया था? दांडी तक। कहां से? साबरमती से कितने तारीख को? 12 मार्च। उसी प्रकार से तमिलनाडु में कौन? एक बार और बोलो। कहां से? तिरुचिरापल्ली। कहां से वेदारण्य। और मालाबार तट पे के केलप्पन। कालीकट से लेकर के पेथानूर तक। कहां तक? ठीक है। अब इसके बाद और लोगों को देखते हैं। मिटा दो इसको, स्टार्ट करो। उसके बाद है धरासना। धरासना में 2 लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। एक का नाम था सरोजनी नायडू एवं हसन इमाम। कौन कौन से लोग थे? सरोजनी नायडू एवं हसन इमाम। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला
राज्यपाल हैं। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी हैं, कौन? सरोजिनी नायडू। धरासना के बाद स्थान आता है पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत या लाहौर का क्षेत्र भी कह सकते हैं। उस क्षेत्र से एक्टिव थे खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खां। तो खान अब्दुल गफ्फार खां का एक संगठन था, इनका एक पूरा का पूरा ग्रुप था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। इसमें हम क्या लिखेंगे कि पश्चिमी भारत से खान अब्दुल गफ्फार खां ने नमक सत्याग्रह के प्रसार में योगदान दिया। इनका संगठन का क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। और खुदाई खिदमतगार में जो भी लोग शामिल होता था बेटा, वो कुर्ता और पैजामा पहनता था। क्या पहनता था? किस कलर का? रेड कलर का। किस कलर का? रेड कलर का। तो ऊपर का जो लाल कलर का कुर्ता हो गया उसको कुर्ती भी कह देते थे, इसीलिए इस संगठन को लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता था। कैसा संगठन? लाल कुर्ती संगठन। लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता था। और गांधी जी को खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। फ्रंटियर गांधी। तो ये तीन बातें आप लिखवा दे कि लिख लेगा? लिख लेंगे ना? फिर से एक बार और रिपीट कर देते हैं कि पश्चिमी भारत या लाहौर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फार खां ने नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किया। खान अब्दुल गफ्फार खान के संगठन का नाम खुदाई खिदमतगार था। इसमें शामिल होने वाले सदस्य लाल कुर्ता पहनते थे, जिस कारण से इसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। अब इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। फ्रंटियर गांधी को हिंदी में बात करें तो सीमांत गांधी, सीमांत गांधी और बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। ये सब किसके नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खां का। खान अब्दुल गफ्फार खां। ये सारे नाम खान अब्दुल गफ्फार खां के हैं, तो आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद हम बात करेंगे नागालैंड। नागालैंड में एक छोटी बच्ची आदिवासी थी, नाम था गेंडेनी लियू। क्या नाम था? गेंडेनी लियू। इतना अच्छा उसने काम किया इस क्षेत्र में, अंग्रेजों का व्यापक विरोध किया, जिस कारण से उसे जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने जेल में डाला और उस समय जवाहरलाल नेहरू गेंडेनी लियू से मिलने जेल में जाते हैं और खुश होकर उसको रानी की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि? रानी की। तब से इसका नाम क्या पड़ जाता है? रानी गेंडेनी लियू। जो नाम कौन दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। तो नागालैंड से कौन नेतृत्व कर रहा था? रानी गेंडेनी लियू। उसके बाद असम में कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने विद्रोह किया। कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने विरोध किया। तो हम लोगों ने देख लिया तमिलनाडु, केरल, धरासना, असम और नागालैंड। और एक दो को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं सोलापुर। सोलापुर में गांधी जी उस समय, सोलापुर में नहीं बल्कि गांधी जी उस समय गिरफ्तार हो गए थे, जिसकी गिरफ्तारी के बाद सोलापुर में व्यापक हड़ताल हुआ। उस हड़ताल में सबसे ज़्यादा
मिल मजदूरों ने हिस्सा लिया था। मिल मजदूरों ने व्यापक हिस्सा लिया। मिल मजदूरों ने व्यापक हिस्सा लिया। कहाँ की बात है ये? सोलापुर। उसके बाद बात करते हैं अपना फेवरेट बिहार के बारे में। बिहार में चूंकि समुद्र नहीं था, बिहार में समुद्र नहीं था, तो नमक कहाँ से बनाते? इसीलिए मिट्टी को चुन लिया गया। बिहार में मिट्टी से ही नमक क्या कर दिया गया? बना के, और नमक कानून का विरोध किया गया। दूसरी बात, उस समय बिहार में चौकीदारी टैक्स काफ़ी अपने चरम पे था, तो बिहार में चौकीदारी कर का भी विरोध किया गया कि हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। तीसरी बात कि छपरा के जेल कैदियों ने अंग्रेजी वस्त्र, कैदी का वस्त्र देखा है जो व्हाइट कलर पे ऐसे ब्लैक ब्लैक स्ट्रीप रहता है, तो छपरा के कैदियों ने अपने वस्त्र को हटा दिया, बोला कि हम अंग्रेजी वस्त्र नहीं पहनेंगे, सब लोग नंगा हो गए। इसलिए इसको नंगी हड़ताल के नाम से भी जानते हैं, छपरा के जेल कैदियों में। पटना से विंध्यवासिनी देवी और गया से चंद्रावती देवी ने महिला हो के भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और ये आंदोलन इस प्रकार से अपने चरम पे बढ़ रहा था। तो बिहार के बारे में अब लिख लेते हैं। बाकी जो इसके पहले लिख रहे थे लिख लेगा ना, किस प्रकार से, कहाँ कहाँ। बिहार में समुद्र नहीं होने के कारण यहाँ मिट्टी से नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया गया। छपरा के जेल कैदियों ने अंग्रेजी वस्त्र पहनने से मना कर दिया और नंगे हो गए, जिस कारण से इसे नंगी हड़ताल भी कहते हैं। बिहार में और बातें हैं, इसको इरेज करके लिखे। बिहार के साथ साथ बंगाल में भी चौकीदारी कर का विरोध किया गया। पटना में महिलाओं ने इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें हसन इमाम तथा विंध्यवासिनी देवी प्रमुख थी। गया जिला में चंद्रावती देवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का नेतृत्व किया। मुझे एक चीज़ क्लियर बताओ कि जो मैंने तमिलनाडु केरल उसको लिखवाया था, उसको लैंग्वेज में लिखवाने की ज़रूरत है कि ठीक है? स्टैंड अप लिख लेगा कि लिखवाए?
हैं? लिख लेंगे ना, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में इस आंदोलन का प्रसार होता है। एक बार और रिमाइंड करा देते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से दांडी के लिए मार्च करते हैं। कितने तारीख को? कितने दिन का मार्च था? कितने तारीख को गांधी पहुंचते हैं? 6 अप्रैल को। कहाँ पे? हालांकि पहुंचते हैं 5 तारीख को ही, और 6 तारीख को नमक बना के इस कानून की शुरुआत करते हैं। नवसारी जिला में दांडी उस समय स्थित था। किस जिला में? और वो नवसारी किस जिला का पार्ट है? गुजरात। किस स्टेट में है? तो गुजरात में। किसमें? गुजरात। तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी। तमिलनाडु से केरल से क से केरल, क से केलप्पन। क से केरल, क से। उसके बाद पश्चिमी भारत से खान अब्दुल गफ्फार खां। पश्चिमी भारत से जिसकी संगठन की नाम क्या थी? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। बोलो। किस कलर के कुर्ती पहनते थे? बोलो। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? लाल कुर्ती संगठन। क्या बोलेंगे? खान अब्दुल गफ्फार खां को और किस नाम से जानते हैं? बादशाह खां, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। बोलिए। ठीक है। असम में कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध में छात्रों ने आंदोलन किया। उसके बाद धरासना में सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया। सोलापुर में मिल मजदूरों ने इसका नेतृत्व किया। मणिपुर और नागालैंड में रानी गेंडेलियू ने, जिसको रानी की उपाधि किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तो इस प्रकार से आंदोलन। बिहार में हमने विस्तार से चर्चा किया कि विंध्याचली देवी, चंद्रावती देवी और किस प्रकार से नंगी हड़ताल हुई और चौकीदारी कर के विरोध में यहाँ पे आंदोलन किया गया। तो ये था बिहार का आंदोलन। अब आंदोलन अपने सीमा पे था। अब अंग्रेजों को लगा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ज़्यादा बढ़ जाएगा आंदोलन, जिस कारण से उन्होंने गांधी जी से समझौतावादी रुख अपनाने लगे। समझौता का मतलब क्या होता है? मिल के बात करते हैं और इस चीज़ का निपटारा करते हैं। देखा, एक समय जब गांधी जी ने कहा कि 11 सूत्री मांग को मान लिया जाए, तो वायसराय इरविन ने उनसे मिलने को भी राजी नहीं हुआ। इरविन उनसे मिलने के लिए भी राजी नहीं हुआ। और ऐसा समय आ गया है कि अब इरविन खुद चाहता है कि मैं गांधी जी से मिलूं और उस पर समझौता करूं। ठीक है। इसीलिए 5 मार्च 1931 को, बेटा 5 मार्च को मेरा जन्मदिन है, याद रखना। उससे 1931 नहीं, बस इतना ही याद रखना। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है। दोनों को इसलिए समझौता में शामिल किया गया क्योंकि इरविन उस समय वायसराय थे और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। इसीलिए दोनों का एक मीटिंग होता है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में मीटिंग होती है। और मीटिंग में इरविन गांधी जी से क्या कहते हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? आपकी 11 सूत्री मांग है ना, हम लोग सारी मांग को मानेंगे। आप एक काम करिए, चलिए लंदन। यहाँ क्या बात है? लंदन में मजे से बात किया जाएगा। गोल टेबल पे बैठेंगे। कैसा टेबल पे? गोल टेबल पे। गोल टेबल नहीं देखा? डाइनिंग टेबल वगैरह कैसे गोल होता है? गोल टेबल पे चारों ओर से क्या लग जाता है? कुर्सी। तो गोल टेबल पे बैठेंगे। गोल टेबल को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंड टेबल। क्या बोलेंगे? गोल टेबल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राउंड टेबल। और गोल टेबल पे बैठ के मीटिंग होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं, मीटिंग को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या बोलेंगे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या हिंदी में बोलेंगे गोल मेज। गोल मेज। मेज का मतलब क्या होता है? टेबल। मेज और कुर्सी का नाम नहीं सुना है? मेज। गोल मेज कैसा है? गोल। गोल मेज। ऐसी में सम्मेलन होना तो इसका नाम जोड़ दो, गोल मेज सम्मेलन। ठीक है, गोल मेज सम्मेलन। गांधी और इरविन दिल्ली में मिलते हैं 5 मार्च 1931 को। और गांधी जी से इरविन कहते हैं कि चलिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, वहाँ बैठिए, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा होंगे, वहाँ अपने बात को रखिए। ब्रिटेन की सरकार है, मान लेगी, हम लोग भी मान लेंगे। आपकी 11 सूत्री क्या, जितनी सूत्री मांग होगी सब वहाँ पे चल के क्या कर दीजिए? रख दीजिए।
गांधी तैयार हो जाते हैं कहाँ जाने के लिए, लंदन। और उन्होंने सारे भारतवासियों से आग्रह किया कि फिलहाल के लिए असहयोग आंदोलन यहीं पे रोक दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूं कहाँ पे, लंदन, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा। फिर से गोलमेज का मतलब समझ रहा है ना, राउंड टेबल, राउंड टेबल, वहां भाग लेंगे और तब आएंगे तो देखा जाएगा कि अब आगे क्या करना है। बेटा उस समय जहाज से जाते थे, समय लगता था, और पूछा जाए कि टोटल इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर कितने गोलमेज हुए हैं? 3। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कितने गोलमेज सम्मेलन? 3। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दिख रहा है यहाँ पे, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 को। कब हुआ था? दूसरा हुआ 1931 को, तीसरा हुआ 1932 को। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है टोटल। गांधी जी से समझौता कब हो रहा है? 5 मार्च 1931। कब हो रहा है? 5 मार्च 19। इसका मतलब गांधी जी पहला में लिए हैं कि दूसरा में? 30 तो ऑलरेडी बीत चुका है ना, तो गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। किसमें लिए? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी पहले ही कह रहे थे कि हमको गोलमेज सम्मेलन से क्या मतलब, मेरा मांग है भारत में ही मान लो, हम नहीं जाएंगे इंग्लैंड। लेकिन जो 5 मार्च को दिल्ली में मीटिंग हुई, किसके किसके बीच मीटिंग हुई थी? गांधी जी और इरविन, गांधी और इरविन के बीच मीटिंग हुई थी। बेटा इसे गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता क्यों? क्योंकि ये मीटिंग कहाँ हो रही थी? दिल्ली में। गांधी इरविन पैक्ट क्यों? क्योंकि ये मीटिंग किसके किसके बीच हो रही थी? गांधी जी कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता। और इरविन कौन था? वायसराय। इरविन कौन था? वायसराय। जब हम हिस्ट्री को और डिटेल में पढ़ेंगे तो गवर्नर जनरल और वायसराय में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो वो है वायसराय था उस समय भारत का। उस समय का वायसराय आज के राष्ट्रपति के बराबर है। ठीक है, तो ये भारत का उस समय का वायसराय था। तो इनके बीच में समझौता होता है, और समझौते में क्या बात होती है? कहाँ चले? इंग्लैंड चले। कहाँ चले? इंग्लैंड चले। और किस में भाग लें? गोलमेज सम्मेलन में। कैसा सम्मेलन था? टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, जो हुआ था 1931 को। कहाँ पे होता था? भारत में कि ब्रिटेन में? ब्रिटेन के लंदन में। ब्रिटेन के गांधी जी ने तुरंत प्रभाव से इस आंदोलन को बंद कर दिया कि ठीक है अभी बंद कर देते हैं। जितने भी लोग जहाँ से आंदोलन कर रहे थे सब लोग शांत हो गए। गांधी जी चले गए लंदन। 1931 में गांधी जी ब्रिटेन जाते हैं और वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। काफ़ी देशों के लोग आए थे, काफ़ी अपने अपने प्रतिनिधित्व के लोग आए थे। सभी ने सभी बात कहा। गांधी जी ने भी बहुत सारी बातें की, लेकिन गांधी जी को कोई सुन ही नहीं रहा था। गांधी जी चले तो गए थे, लेकिन सब गांधी जी की बातों को क्या कर रहे थे? इग्नोर कर रहे थे। अब गांधी जी भी बड़े गुस्से वाले आदमी थे। गांधी जी भड़क गए, आधा मीटिंग ही छोड़ के उतर गए। हमको नहीं लेना है गोलमेज सम्मेलन में भाग। ये सब अंग्रेजों की चाल थी बेटा, कि नेताजी को कुछ दिनों के लिए भेज दीजिए दूर, आंदोलन अपने आप यहाँ क्या पड़ जाएगा? ढीला। समझ में आ गया? नहीं, मान के चलो हम तुम लोग को एकदम पकड़े हुए हैं, आंदोलन 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 करना है। हमको कह दिया गया चलिए थोड़ा दिल्ली से घूम के आते हैं। हम दिल्ली चले गए। कितना दिन तक तुम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठा रहेगा? नेताजी दिल्ली गए, चलो हम लोग भी चलते हैं अपने काम धाम में लगने। यही किया गया कि एक बार गांधी जी जहां लंदन पहुंचे कि भारत में आंदोलन की कड़ी कमजोर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अब तब आसान हो जाएगा हमारे लिए आंदोलन को खत्म करना। गांधी जी गए, कुछ बात वो लोग मान रहे थे तो कुछ बात बिल्कुल नहीं मान रहे थे। इसीलिए गांधी जी आधा सम्मेलन को ही छोड़ के क्या कर दिए? वहां से चल दिए। आने के बाद भारत में सभी भारतीयों से कहा फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाए। सब ढीला पड़ गया था। सब क्या हो गया था भाई? एक बार जब एकदम उत्साह में था तब आप चले गए इंग्लैंड, कह दिए रुको हम आ रहे हैं। ये कोई बच्चा का खेल थोड़ी था कि जब मन तब आंदोलन शुरू हो जाए। अब दोबारा आके फिर से आंदोलन के शुरू किए। तो गांधी जी के जो एकदम सपोर्टर थे वो लोग तो आएंगे फिर से। तो कुछ लोग आए, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो छूट फूट करते करते 1934 तक आंदोलन चला था। कब तक? लेकिन माना जाता है कि 1931 में गांधी जी कहाँ चले गए?
और यहीं पे ये आंदोलन समाप्त हो गया था। अब 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 1000 लोग आके आंदोलन कर रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उसके बाद पूरे भारत का विस्तार क्या हो गया था। देखा किस प्रकार से हर एक जगह से लोगों ने इसका नेतृत्व किया, तमिलनाडु से लेकर के अब बिहार तक पूरा, अब बिहार इधर पश्चिमी भारत से लेकर असम और नागालैंड तक, मतलब पूरा भारत इसका प्रसार हो गया था। लेकिन गांधी जी की एक समझौते की वजह से सारा आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब गांधी जी ने दोबारा आके बोला कि फिर से आंदोलन को शुरू किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी बात को नहीं मानी, तो कोई इसमें एक्टिव ही नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ी थोड़ी सी हमें भी खामी लगती थी गांधी जी की। आंदोलन तो बड़ा जोश में शुरू होता था, देखा था, असहयोग आंदोलन भी बड़ा जोश में शुरू हुआ था। जैसे चौरा चौरी कांड हुआ बंद, ये भी बड़ा जोश में शुरू हुआ आंदोलन, जैसे गांधी जी में समझौता हुआ आंदोलन बंद। तो 2 साल से ज़्यादा कोई आंदोलन चल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होता है गोलमेज सम्मेलन के बाद। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों मतलब 1930 में भी, 1931 में भी, 1932 में भी कंटिन्यूअसली ब्रिटेन में भाग लेने गए थे। उनका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और अपने उस समय जो हरिजन थे उनके लिए वो डिमांड कर रहे थे कि हमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए हमारे लिए। खैर वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, हम बात करेंगे आंदोलन की, हेडिंग रहेगा अपना आंदोलन की समाप्ति। तो आंदोलन की समाप्ति कैसी होती है भाई? 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन तथा महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट या समझौता अथवा दिल्ली समझौता अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में, अच्छा कुछ रटना तो नहीं ना पड़ रहा है। इस समझौते में गांधी जी को, बेटा पहला गोलमेज सम्मेलन की द्वितीय बताया था ना, सेकंड में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु कहा गया, जिस पर गांधी जी सहमत हुए। ठीक है, इसको इरेज करके फिर आते हैं। जिस पर गांधी जी सहमत हुए और सेकेंड राउंड टेबल सम्मेलन में, इसलिए इंग्लिश में लिख दिए तो दोनों नाम याद रहे तुम लोगों को। सेकेंड राउंड टेबल सम्मेलन में भाग लेने हेतु इंग्लैंड गए, जहां गांधी जी की मांग को नहीं माना गया
जिस कारण से बीच में ही इस सम्मेलन को छोड़कर गांधी जी कहाँ आ गए? भारत आ गए। देखो बेटा, थोड़ा लॉन्ग तो लिखवा रहे हैं लेकिन याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है। कहानी पढ़ लेगा, यही कहानी बोर्ड एग्जामिनेशन में छट के लिख देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर इस प्रकार से आता है तो आराम से हो सकता है। भारत आ गए और फिर से आंदोलन की क्या की? शुरुआत की, लेकिन यह आंदोलन पहले जैसा विस्तार नहीं हो पाया। और 1934 आते आते क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इसके समाप्ति के साथ ही हमारी क्लास समाप्त नहीं होगी, अभी हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि थोड़ा राउंड टेबल का। अब थोड़ा सा गोलमेज सम्मेलन को लिख लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन, हालांकि आपका ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। लंदन में, ये ऐसे लिख लेते हैं, ब्रिटेन के लंदन में कुल कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कौन कौन से? पहला हुआ 1930 में, दूसरा कहाँ हुआ? 1931 में, और थर्ड हुआ, तीसरा 1932 में। इसी में गांधी जी क्या किए थे? गांधी जी ने, भाई जी लिखना जरूरी है, गांधी जी ने भाग लिया था। और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों में भाग लिया था बेटा? नोट डाल के यहाँ लिख लेंगे, डॉक्टर BR अंबेडकर, बी से भीम, आर से राव, BR अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये था अपना गोलमेज सम्मेलन। अब आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि भारत में किसानों की क्या स्थिति थी। अभी तक तो हम लोग पूरे भारत का नेतृत्व देख रहे थे, लेकिन फार्मर्स के बारे में भी देखना पड़ेगा कि जो अंग्रेज थे वो किस प्रकार के टैक्स लगाया करते थे, किस प्रकार के टैक्सेशन उनका चलता था। भारत में कर किस प्रकार से किसानों के ऊपर लगाए जाते थे, किसानों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा हो रहा था, उसके बारे में हम जानेंगे, किसान आंदोलन के बारे में। तो इसको अब खत्म करते हैं, इसको इरेज कर दो बोर्ड को। तो किसान आंदोलन में हमारा पहला टॉपिक रहेगा चंपारण सत्याग्रह। बेटा 10th क्लास के सिलेबस में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इसको दिया गया है टॉपिक के रूप में। हालांकि मेरा मानना था कि इसको पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये 1917 में ही हो गया था। कब हो गया था? तो हम लोग अब 1934 तक देख लिए थे कि किस प्रकार से 1934 में क्या हो रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हो रही है। हम उल्टा आ रहे हैं, अब वापस से कहाँ आ गए? 1917 में। 17-19-34, सीधे 17 साल बैक आ गए। अगर पूछा जाए कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन कौन सा किया था, तो देखा गांधी जी के 2 आंदोलन हम लोग पढ़ लिया, इसको पढ़े ही नहीं, जो कि पहला आंदोलन था। तो सिलेबस में इसको पहले देना चाहिए। हालांकि जिस प्रकार से आपके बीटीसी के किताब में दिया हुआ है उसी हिसाब से हम आगे फॉलो कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण नाम से तो परिचित होगा, बिहारवासी है तुम लोग। चंपारण
इस समय बिहार में दो हैं, एक पश्चिमी चंपारण और एक पूर्वी चंपारण। तो उस समय चंपारण का डिवाइडेशन नहीं था, एक ही चंपारण था, केवल चंपारण। बाद में चंपारण इतना बड़ा क्षेत्र हो गया था कि उसको दो पार्ट में क्या कर दिया गया, बांट दिए गए। एक का नाम दे दिया गया पश्चिमी चंपारण, दूसरे का नाम दे दिया गया पूर्वी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण का जो मुख्यालय है उसे बनाया गया बेतिया को। किसे? बेतिया, नहीं ना सुना है, बेतिया। और पूर्वी चंपारण का जो मुख्यालय है वो बना मोतिहारी। कौन बना? तो बेटा ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, ये हुआ था मोतिहारी से। कहां से? मोतिहारी से। मोतिहारी से। हमने बात किया था गांधी जी भारत कब लौट के आए थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट के आए और 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में चल रहा था। कहाँ पे? लखनऊ में। और लखनऊ के अधिवेशन में गांधी जी भी उस समय भाग लिए हुए थे। तभी किसानों की इतनी खराब स्थिति थी बिहार के चंपारण क्षेत्र में कि उन स्थितियों की चर्चा करने के लिए एक किसान नेता थे, राजकुमार शुक्ल। बार बार इसको चेक करना पड़ता है। किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। किसानों के वहां लोकल लीडर थे ये। तो राजकुमार शुक्ल भी लखनऊ जाते हैं क्योंकि उन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि इन्होंने अफ्रीका के अंदर भी इन्होंने सत्याग्रह किया और वहाँ भी काले गोरे के भेद में भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इसलिए राजकुमार शुक्ल लखनऊ जाते हैं क्योंकि गांधी जी कहाँ थे? लखनऊ में उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए हुए थे। वहाँ जाने के बाद गांधी जी से सारा दुखड़ा किसानों का सुनाते हैं राजकुमार शुक्ल और कहते हैं कि कृपया करके आप चंपारण के इस जो विपदा है इसको क्या कीजिए, समाप्त करने की कोशिश कीजिए। क्या बात उन्होंने गांधी जी से कहा? बेटा 1917 में चंपारण में नील की खेती होती थी। किसकी खेती? नील समझते हो ना? जो डाई के रूप में यूज किया जाता है। डाई का मतलब होता है कलर करना। जैसे वाइट कलर का कोई भी कपड़ा होता है तो उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? नील लगा के उसको हल्का ब्लूइश कर देते हैं, ब्लू कलर का बना देते हैं। तो उस समय नील खेतों में उगाई जाती थी और खेतों में उगाई जाने वाली जो नील थी उसकी उतनी पैदावार होती थी कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है उसमें 3 कट्ठा आप क्या बोएंगे? नील बोएंगे। 3 कट्ठा आपको क्या बोना पड़ेगा? नील। इसीलिए इस प्रणाली को 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। कैसी प्रणाली? 3 कठिया प्रणाली। इस प्रणाली को किसके नाम से जानते हैं? 3 कठिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि 3 कट्ठे में आपको क्या बोना पड़ेगा? नील। कितना में 3 कट्ठा? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, किसान इससे हरकते नहीं थे, नील की खेती करते थे। लेकिन उस समय जर्मनी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल नील बनना शुरू हो गया था। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी नील। बनावटी नील की शुरुआत हो गई थी। अब मुझे बताइए, जो बनावटी नील होता है मतलब केमिकल वगैरह डाल के बना दिया जाता था, तो जब बनावटी नील सस्ता में मिलने लगेगा तो खेत वाला नील कोई यूज करेगा? कोई यूज नहीं करेगा। तो इनकी जो बिक्री थी, जो खेतों में नील उगाई जाती थी, वो काफ़ी कम हो गई। बिक्री एकदम से कम हो गई, जिस कारण से किसानों की भूमि बंजर होती जा रही थी। क्योंकि नील उगा देने से वो भूमि क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। तो किसानों की भूमि बंजर होती जा रही है, लेकिन नील की खेती करना छोड़ना नहीं है। बहुत सारे किसानों ने आवाज़ उठाया कि नील की खेती को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। अंग्रेजों ने कहा नहीं, जबरदस्ती नील की खेती करो, चाहे बिके चाहे ना बिके। इसी समस्या को बताए राजकुमार शुक्ल ने किससे? गांधी जी से। गांधी जी ने इस समस्या को सुना और तुरंत चंपारण के लिए निकल पड़े। 1916 में राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या को बताया था। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। चंपारण में आने के बाद पहली बार सत्याग्रह स्टार्ट किया। गांधी के जीवन का भारत के अंदर ये पहला सत्याग्रह था। अंग्रेजों ने तुरंत गांधी जी को चेतावनी दिया कि चले जाओ यहाँ से। गांधी जी अड़ गए, नहीं जाएंगे। जब तक 3 कठिया प्रणाली समाप्त नहीं होगा तब तक मैं चंपारण से जाने वाला नहीं हूं। अंग्रेजों ने कहा कि 3 कठिया प्रणाली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांधी जी ने कहा इसकी जांच कीजिए।
जांच करने के लिए चंपारण एग्रोरियन कमेटी का गठन किया गया, उसमें गांधी जी भी सदस्य बने। इसकी जांच हुई और जांच में पता चला कि सही में 3 कठिया प्रणाली काफ़ी कष्टदायक है किसानों के लिए, इसे क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। तब अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि 3 कठिया प्रणाली को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। दूसरा चीज़ गांधी जी ने कहा ऐसे तो नहीं मानेंगे, 25% जो तुम लोग वसूला है किसानों से उसको भी क्या करो, वापस करो। कितना परसेंट, 25%। 25% जो टैक्स या अवैध वसूली की गई है उसे भी आप किसानों को वापस करें। और वाकई में अंग्रेज 25% देने के लिए भी क्या हो गए, राजी हो गए। तो इस प्रकार से गांधी ने पहला सफल सत्याग्रह का आयोजन कहाँ पे किया, चंपारण में। 3 कठिया प्रणाली समाप्त हो गई और सारे के सारे किसान किसके साथ खड़े हो गए, गांधी जी के साथ खड़े हो गए। बेटा उसके पहले गांधी के नाम में महात्मा नहीं जुड़ता था, उस समय केवल गांधी जी के नाम से फेमस थे। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन, सफल आंदोलन से खुश होकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये महात्मा शब्द भी चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी के नाम में जुड़ा हुआ है, जो कब जुड़ा, 1917 में। और कौन दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रकार से 3 कठिया प्रणाली की समाप्ति होती है। क्लियर है। अब बोर्ड इरेज करके इसको लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। महात्मा गांधी भारत लौटने के बाद कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। तभी बिहार के एक किसान, बेटा बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन जाके गांधी जी से 3 कठिया प्रणाली के बारे में बताया था, कौन थे, राजकुमार शुक्ल। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने 65th बीपीएससी में आज से 2 साल पहले पूछा था। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में हो रहे नीलहे किसानों पर अत्याचार के बारे में गांधी जी से बताया। एवं उन्हें चंपारण आने के लिए आग्रह किया। इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, चंपारण में उस समय 3 कठिया प्रणाली विकसित थी। इरेज कर दो, स्टार्ट करो। जिसमें बीस कट्ठे में 3 कट्ठा, जिसको बोलते थे 3/20, 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी। साइलेंस। करनी होती थी। आर्टिफिशियल को बनावटी नील का आविष्कार हो जाने के कारण
निलहे किसानों की स्थिति और दयनीय हो गई। उनके नील बिकते नहीं थे और अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें ज़बरदस्ती नील की खेती करने पर बाध्य किया जाता था। इरेज करो। गांधी जी चंपारण पहुँचे और अंग्रेज़ों से 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने हेतु आग्रह किया। अंग्रेज़ों के नहीं मानने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। नोट में क्या लिखेंगे बेटा? भारत में यह गांधी जी की पहली सत्याग्रह थी। अब उसके बाद लिखेंगे सत्याग्रह प्रारंभ किया और अवैध वसूली का 25% वापस देने की भी मांग की। अंग्रेज़ों ने तीन कठिया प्रणाली की जांच हेतु इरेज करो। जांच हेतु चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया, जिसके सदस्य महात्मा गांधी भी थे। इस कमेटी के रिपोर्ट पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया और 25% अवैध वसूली को वापस करने की बात अंग्रेज़ों ने मान लिया। अब यहाँ से बेटा नोट में एक पॉइंट तुम लोग अपने से लिख लेना। महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। तो ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कल की क्लास में हम लोग खेड़ा, मोपला और बारदोली सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।